प्यारे बच्चों, नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने संविधान क्यों और कैसे के बारे में विस्तार पूर्ण इस अध्याय की रिवीजन हमने की थी और इसे समझाया गया था। इस अध्याय में हमने संविधान में कार्यप्रणाली, हमारे देश की सरकार और उस सरकार की संस्थाएं, सरकार कैसे चलती है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। हमारे देश में चुनाव, सरकार, राष्ट्रपति के विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव क्या होता है, इनके चुनाव के लिए क्या शर्तें हैं, इसके लिए आगे के अध्याय में भी आपको विस्तार पूर्ण पढ़ाया जाएगा। अब के लिए इस अध्याय में हम पढ़ेंगे संविधान किसे कहते हैं, संविधान समाज को क्या देता है, संविधान को प्रचलन में किस प्रकार लाया जाता है, संविधान किन लोगों ने बनाया है और संविधान जो इन लोगों ने बनाया है क्या वह कारगर साबित होगा। इस अध्याय में इसी विषय पर समझाया गया है कि संविधान है क्या। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें राज्य के नियम और कानून लिखे होते हैं। ये नियम बताते हैं राज्य का गठन किस प्रकार होगा और वह किन सिद्धांतों का पालन करेगा। परंतु कुछ देशों के पास लिखित दस्तावेज नहीं है, जैसे इंग्लैंड के पास उनका कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। उनके पास एक पन्नों की कुछ श्रृंखला है जिन्होंने उन्हीं को अपना संविधान मान लिया है। लेकिन भारत का अपना एक लिखित संविधान है, उसमें हमारे कुछ कानून नियम लिखे गए हैं जो पूरे देश को मानने पड़ते हैं। फिर ये संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, ये संविधान क्यों बनाना पड़ता है, क्या आवश्यकता है कि इतने बड़े संविधान को लिखा जाता है। प्यारे बच्चों, एक देश, एक राज्य बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत धर्मों के लोग, जाति के लोग, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। उन सब के अंदर एक दूसरे में समन्वय बनाना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए इस देश को चलाने के लिए क्या होता है, एक संविधान की आवश्यकता होती है। यही आएगा कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। संविधान तालमेल बिठाता है। अगर आपने इस अध्याय को विस्तार पूर्ण और पढ़ना है तो आप पिछले वाली वीडियो को देख लेना। संविधान का पहला कार्य यह है कि वह समाज को बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिसे समाज के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति तालमेल और विश्वास बना रहे। दूसरा है निर्णय लेने की शक्ति किसके पास हो। संविधान का दूसरा कार्य यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होगा और यह संविधान निश्चित करता है कि सरकार का निर्माण किस प्रकार होगा। अब संविधान तालमेल बिठाने के लिए बनाया है, लेकिन उस तालमेल को कौन बिठाएगा, निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, ये संविधान में लिखा गया है कि किस प्रकार से सरकार बनेगी, निर्णय लेने की अंतिम शक्ति किसके पास होगी। फिर है तीसरा, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। सरकार बना दी जाए लेकिन वो अपनी शक्तियों को इतनी बढ़ा ले कि नागरिकों के लिए कोई कार्य न करे, तो सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। संविधान का तीसरा कार्य सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की कोई सीमा तय करता है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि उसका सरकार कभी भी उल्लंघन नहीं कर सकती। ये हमारे मौलिक अधिकार भी है जो सरकार की सीमाओं को सीमित करते हैं। संविधान बनाने वालों ने संविधान में हमारे कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं कि कोई सरकार अगर दबदबे में आ जाए तो वो नागरिकों का हनन ना करे, उनका कोई शोषण ना करे, उनकी कोई स्वतंत्रता समानता इस पर कोई आंच ना आए। चौथा है समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्य। संविधान का चौथा कार्य सरकार को ऐसी अक्षमता प्रदान करता है जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। पांचवा है राष्ट्र की बुनियादी पहचान। संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इसमें लिखित बुनियादी नियमों को मानना पड़ता है। संविधान में ही किसी देश की राष्ट्र की उन्नति और उसके नियम होते हैं और वो नियम उस देश के सभी नागरिकों को मान्य होते हैं,
उनको अपने हृदय में संजोए रखना होता है, जिससे क्या एक राष्ट्र की बुनियाद बनी रहती है। फिर है संविधान। जो संविधान बनाया जाएगा, किस देश में संविधान बनाया गया, वो किस कारणों से बनाया गया, वहां की क्या परिस्थितियां थी, वहां पर आप देखेंगे कि हमारे आसपास या उस समय में बहुत सारे देशों के गुलाम थे, कॉलोनियां थी अंग्रेजों की, या किसी दूसरे देशों के वो गुलाम थे। बहुत सारी क्रांतियां हुई, जैसे हमारे भी भारत में बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए। हमारे आंदोलनकारियों ने देखा कि समाज में बहुत तरह की विविधताएं हैं, और इन विविधताओं को मिटाने के लिए ही हमें एक ऐसे संविधान की आवश्यकता है कि आगे आने वाले समय में हमारे नागरिकों को इस प्रकार की यातनाएं न झेलनी पड़े। उन्होंने उस समय में उन यातनाओं को देखा था। इसलिए संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका, इसका अर्थ है कि संविधान कैसे बना और इसे किसने बनाया, और उनके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी। अलोकप्रिय नेताओं और कई सैनिक शासकों द्वारा बनाए गए संविधान कई बार असफल हो जाते हैं। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि संविधान किस प्रकार बना और किन लोगों ने संविधान बनाया। क्या जो संविधान बनाया है विश्वसनीय लोगों ने बनाया है? क्या उन सभी लोगों ने जो संविधान बना रहे हैं वो समाज के प्रति उत्तरदायी है, या समाज के लोग उन्हें पसंद करते हैं? अगर ऐसा नहीं होगा तो एक संविधान मान्य नहीं होगा, लोग उस संविधान को मानेंगे नहीं। उस संविधान बनाने वालों को सभी के पक्ष में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के, जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया। भारतीय संविधान को बहुत वैधता मिली, क्योंकि ये ऐसे लोगों ने बनाया जिन पर लोगों को अटूट विश्वास था। भारतीय संविधान ऐसे लोगों ने बनाया जिनका समाज के सभी वर्गों से सीधा संवाद था, बोलचाल था, उनके साथ वो उठते बैठते थे। उन्होंने लोगों को चुनकर भेजा था कि ये हमें अच्छा करेंगे। संविधान बनाने वाले लोग जनता को यह समझाने में सफल हुए कि यह संविधान किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, सभी वर्गों के हित के लिए है। बहुत से देशों ने अपने संविधान को प्रचलन में लाने के लिए जनमत संग्रह करवाया, जिसमें सभी लोगों ने संविधान के पक्ष और विपक्ष में अपनी राय दी, और लोगों के मत के अनुसार संविधान को लागू किया गया। सभी लोगों के मत पूछे गए कि हम ये संविधान बना रहे हैं, क्या ये संविधान आपको स्वीकार्य है? लोगों ने उसके पक्ष और विपक्ष हाँ या ना में उत्तर दिए। लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा कोई जनमत संग्रह नहीं कराया गया। इसे बहुत ही दृढ़ शक्ति प्राप्त थी, क्योंकि भारतीय संविधान ही लोकप्रिय और विश्वसनीय लोगों ने बनाया था। इसी कारण सभी लोगों ने संविधान के प्रावधानों को माना और उसे अपना लिया। संविधान के मौलिक प्रावधान। इस संविधान में अब मौलिक प्रावधान क्या है? संविधान को लोग क्यों माने? क्या कारण है कि संविधान को लोग मानेंगे? भाई, कुछ कुछ लोगों ने संविधान बनाया है। क्या वो संविधान ऐसा बनाया है कि वो सभी धर्मों के लोगों का, सभी जाति के लोगों का समान कार्यों का, या समान लोगों का समान कार्य दे रहा है, या उनको उनकी इच्छाओं को पूरा कर रहा है? उनके पास कोई ना कोई कारण ऐसा होना चाहिए कि वो संविधान को माने। एक अब देखिए, जैसे इसमें एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि वह देश के अंदर प्रत्येक संविधान का आदर करने का कोई न कोई कारण अवश्य देता है। उदाहरण, अगर किसी देश के संविधान में बहुसंख्यक जो संख्या में ज्यादा हो, ये भाषा के आधार पे भी हो सकता है, संस्कृति के आधार पे भी हो सकता है। बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की अनुमति हो, तो अल्पसंख्यकों के पास ऐसा कोई कारण नहीं होगा कि वो इस संविधान के प्रावधानों का आदर करे। यदि कोई संविधान एक समूह को अधिक सुविधाएं देता है और एक समूह को कम, तो जिस समूह को कम सुविधाएं मिल रही है वह संविधान का आदर नहीं करेगा, और इस प्रकार का संविधान सफल नहीं होगा। इसलिए किसी भी संविधान में हमें सभी नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता एक जैसी हो, सभी नागरिकों को समान सुरक्षा प्रदान करे, सभी धर्म और संस्कृतियों का आदर करे। ऐसे संविधान में
सफलता की अधिक संभावना होती है और भारतीय संविधान भी सभी नागरिकों को साथ लेकर चलता है, इसलिए यह एक सफल संविधान है। संविधान, हमारा जो भारतीय संविधान बनाने वालों ने भारत के सभी लोगों को एक साथ लेकर चला, इसलिए हमारा संविधान बहुत ही अच्छा संविधान है और एक कठोर और लचकीला संविधान है। जैसे नेपाल का संविधान 5 बार बना और वो सफल नहीं हुआ, लेकिन हमारा संविधान एक बार बना और सफल साबित हुआ, क्योंकि ये एक अच्छा संविधान बनाया गया, विश्वसनीय लोगों ने इसे बनाया गया। संस्थाओं की संतुलन रूपरेखा, अब जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ है, ऐसा तो नहीं है कोई एक सरकार, एक संस्था उस पर इतनी हैवी हो जाए कि उस पर अपना कब्जा कर ले। इसलिए हमारे संविधान में एक सत्रीकरण बनाया गया है कि एक संस्था क्या कार्य करेगी, दूसरी संस्था का इसमें क्या कार्य है। इसका अर्थ है कि संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का बंटवारा या निर्धारण करना। किसी भी देश के संविधान में विभिन्न संस्थाओं की शक्तियों का सीमांकन जरूरी है। जब कोई संस्था या समूह अपनी शक्ति बढ़ा लेता है तो वह संविधान को नष्ट कर सकता है। इस समस्या से बचाव के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि संविधान में शक्तियों का सीमांकन विभिन्न संस्थाओं और समूहों में बांटकर किया जाए, ताकि एक संस्था संविधान को नष्ट न कर सके। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका और कुछ स्वतंत्र निकाय जैसे निर्वाचन आयोग आदि में बांट दिया गया है। ये सब अपना अपना स्वतंत्र कार्य कर रही है, जिनके बारे में इसकी जानकारी आपको कार्यपालिका वाले चैप्टर में विस्तार पूर्वक दी जाएगी। सभी संस्थाओं के अपने कार्य है जो एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं कर सकते। केंद्र और राज्यों के बीच भी शक्तियों का सीमांकन किया गया है। जब विधायिका अपने क्षेत्र का अतिक्रमण करती है तो न्यायपालिका को उसे रोकने का अधिकार है। कार्य कार्यपालिका की शक्तियों पर विभिन्न प्रकार का अंकुश लगाने का अधिकार विधायिका को प्राप्त है। वह प्रश्न पूछकर, काम रोको प्रस्ताव लाकर, अविश्वास प्रस्ताव आदि के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका की शक्ति का निर्धारण पहले से ही संविधान में लिखा होता है। ये सभी अपने अपने कार्य करती है और एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं करती। यदि करती है तो दूसरी संस्थाएं उनके अतिक्रमण पर नियंत्रण कर लेती है। यदि संविधान में इन शक्तियों को विभाजन या सीमांकन विभिन्न संस्थाओं में नहीं किया जाता तो कोई भी एक संस्था या सरकार का कोई एक अंग अपनी शक्तियों को बढ़ा लेगा और वह संविधान को नष्ट कर सकता है। सभी नागरिकों की आजादी खतरे में पड़ सकती है। अगला हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। पिछला जो किया हुआ कार्य हमने दूसरी वाली वीडियो में कर लिया था, लेकिन उसको भी एक बार आपको समझा दिया गया है। और अब है हमारा भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। भाई, जो संविधान सभा बनाई गई है ना, किन लोगों को संविधान सभा में शामिल किया गया और कब इस बारे में कहा गया। 1945 में देखो, हम जब इंग्लैंड ने हम पर कब्जा कर रखा था और इंग्लैंड से ही सरकारें चल रही थी। इंग्लैंड में जब लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई तब भारतीय संविधान बनाने का मार्ग खुला। उन्होंने कहा कि आप अपना संविधान बना लीजिए। और उन्होंने क्या किया, भारत में संविधान सभा ने जिसका निर्वाचित भारत के आजाद होने से पहले किया, क्योंकि जो निर्वाचित किया था ना, इनका आजाद होने से पहले किया था 1946 के करीब, क्योंकि हम 45 है, ये हम 47 में आजाद हुए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में फिर से बैठक हुई। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव 1935 के प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से हुआ। इस संविधान सभा का गठन ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन द्वारा हुआ। हमारा जो संविधान चल रहा है वो 1935, क्योंकि हमारा जो
1935 के एक्ट के अनुसार ही हमारा सारा का सारा संविधान